ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आम आदमी पार्टी से नाराज अपने। अब सवाल यह है कि इस नाराजगी की वजह क्या है। जो पार्टी बड़े बड़े सपने लोगों को दिखा रही थी, जो पार्टी ये दावा कर रही थी कि हम सियासत को बदलने आए हैं, हम सत्ता हासिल करने नहीं आए हैं, क्या वो पार्टी अब उसी ट्रैक पर चल रही है या चीजें कहीं भटक गई हैं? और क्या इससे लोगों की उम्मीदों को, उस जन समर्थन को धक्का नहीं लगा है जो विश्वास लोगों ने इस पार्टी में जताया था एक नई सियासत की उम्मीद में? तमाम पहलू हैं हमारी इस चर्चा में और खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेरे सहयोगी राजीव लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं, लेकिन एक और रिपोर्ट दिखाएंगे चर्चा में आगे बढ़ने से पहले। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी की गर्माहट महसूस कर चुके हैं और अब नजर लाल किले पर है। अपने दौरे दरबारों के जरिए सियासत में बदलाव का जो दावा अरविंद करते रहे हैं, सवाल यह है क्या वाकई चीजें उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं? एक एक कर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सिपह सलार या तो नाराज हो रहे हैं या फिर बगावत कर रहे हैं, उससे यह सवाल खड़ा होता है क्या आम आदमी पार्टी का तिलिस्म टूटने लगा है? दरकने लगी आपकी चट्टान, डिगने लगा आवाम का भरोसा, टूट गया है आपका विश्वास। शाजिया के बयान की सच्चाई। करप्शन के कराह, गुस्सा, गुबार और वादों इरादों के बयार से बनी आम आदमी पार्टी पर अब ग्रह कलेश का ग्रहण लग गया है। आंदोलनों की आंच से कुछ ही महीनों में बनी आपकी सियासी चट्टान चटकने लगी है और आम आदमी तो आम आदमी है, खुद आपके तेजी से चमके नेताओं का भरोसा भी डिगने लगा है। शायद भारत की राजनीति में तेजी से चमके केजरीवाल का सियासी तिलिस्म भी अब टूटने लगा है। पहले किरण और अन्ना को साथ आने से परहेज था और अब हमेशा साथ दिखाई देने वाले केजरीवाल के दो अहम साथी शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास भी सत्ता के सफर में ठिठकने लगे हैं। विश्वास ने ट्वीट करके कह दिया कि उफनती नदी में अगर गंदे नाले मिलेंगे तो आस्थावान स्नान तो दूर आचमन से भी डरेगा। ये कुमार के कवि मन की कविता भर नहीं है, इसमें वो सच्चाई भी है जो अरविंद के साधारण पहनावे, दिखावे और बोलचाल में दब जाता है। विश्वास और शाजिया के ये बयान केजरीवाल के सियासी चरित्र को अब आईने में उतारने लगे हैं। किरण अन्ना से शाजिया तक, पीछे टूटता आपका कारवां। आपका ये सफर कैसा? क्या बात है कि आपके भरोसे के साथी एक एक कर मुंह मोड़ने लगे हैं? क्यों केजरीवाल के संघर्ष के साथी अब दूरी बनाने लगे हैं? आखिर कुछ तो जरूर है, वरना अन्ना, किरण, कासमी और बिन्नी का ये सिलसिला अशोक, शाजिया और कुमार विश्वास तक तो कभी न पहुंचता। क्या सचमुच सत्ता के सियासी बिसात पर हर प्यादा खूब सोच समझ कर रखा जा रहा है या फिर आपका तिलिस्म टूटता जा रहा है? और अगर ये तरीका बिल्कुल सही है तो क्या साथ छोड़ने वाले सभी साथी गलत हैं या फिर ये इन नेताओं की महत्वाकांक्षा से उपजा हसरतों का विकार है? ये सवाल जरूरी है जिनका सामना केजरीवाल ही नहीं हर नेता को करना होगा। आवाम को इसका जवाब चाहिए। आखिर क्यों केजरीवाल सोनिया के सामने शाजिया को मैदान में उतारना चाहते हैं जबकि शाजिया मुस्लिम बाहुल्य दिल्ली से टिकट मांग रही हैं? किरण का कड़वा एहसास। मनीष और योगेंद्र कब तक? अनशन और आंदोलनों पर सवार होकर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता तक जरूर पहुंचे, लेकिन आम जन की कसौटियों पर खरा उतरना अभी भी बाकी है, जिसके लिए केजरीवाल को पूरी तैयारी करनी होगी। क्योंकि केजरीवाल की शैली से जो संदेश जनता में गया है वो उनकी मीठी बोली के उलट बड़ा ही कड़वा एहसास है। मुख्यमंत्री बनना केजरीवाल की रणनीति और जनभावनाओं के सैलाब का नतीजा तो कहा जा सकता है, लेकिन इसे केजरी की शख्सियत से नहीं जोड़ा जा सकता, वरना आपको पीछे मुड़कर अन्ना को भी देखना होगा। बेशक अरविंद सत्ता का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आंदोलन की आंधी में भी अन्ना के साथ चल रहे केजरीवाल इन्हीं शाजिया और विश्वास के कंधों पर सवार होकर अपना कद बढ़ा रहे थे। इसी अन्ना, शाजिया और विश्वास ने आंदोलनों में चेहरा चमकाने का इल्म भी दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो चर्चा के तमाम पहलू हैं और खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और सीधे हम रुख करेंगे जयकांत मिश्रा जी का, जो थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़े लेकिन अन्ना के समर्थक हैं। और आज अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की राहें बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों एक दूसरे के नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली स्थिति सामने साफ तौर पर नजर आती है। वो जमाना था जब गुरु चेले का रिश्ता हुआ करता था। बहुत आदर अरविंद केजरीवाल कहते थे कि करते हैं अन्ना हजारे का, हालांकि शब्दों में वो आदर आज भी नजर आता है। लेकिन जब अन्ना हजारे ने 17 पॉइंट्स रखे, जब चिट्ठी लिखी कि आप इनका समर्थन करते हैं नहीं करते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं आया। जयकांत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आंदोलन के बाद इस पार्टी का जन्म हुआ और इस पार्टी ने जो सपने लोगों को दिखाए थे, क्या वो सपने पूरे हो पाए? और जो आंदोलन का एक दबाव इस देश की सियासत पर पड़ा था, इस देश की
बाकी पार्टियों पर पड़ा था। उनके सामने एक लक्ष्मण रेखा लोगों ने खींची थी आंदोलन के जरिए। क्या आम आदमी पार्टी के इस प्रयोग ने उस लक्ष्मण रेखा को और मजबूत किया है, मिटाया है, उस दबाव को कम किया है? क्योंकि जो ढर्रा सामने आया उसमें ऐसा लगा कि सियासत सबका चरित्र बदल देती है। देखिए, जब मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि देश में जब भी आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है और उस राजनीति में आने के बाद जब देश की जनता को सपने दिखाया गया और सपने को बेच करके सूद समेत जो असूलने का प्रक्रिया अपनाया गया, अरविंद केजरीवाल भी उस सपने को लेकर के देश की जनता के सामने बेचा। अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनने का सपना है, उन्हें मुख्यमंत्री बनना स्वीकार नहीं है। उस आदमी को अराजकता कहलाना पसंद है। अरविंद केजरीवाल को व्यवस्था परिवर्तन करने के संबंध में दिल्ली की जनता ने राजगद्दी दी थी। जब उनको राजगद्दी मिली तो उन्हें व्यवस्था परिवर्तन करना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन न करके उन्होंने प्रधानमंत्री का सपना देखा और 59 दिन के अंदर में दिल्ली की सत्ता को छोड़ भागे और प्रधानमंत्री के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, यह स्वार्थ और स्वार्थी लेवल के लोगों के लिए ये लोग हैं और इनके अंदर कोई भी त्याग की भावना नहीं है। क्या जयकांत जी, आम आदमी पार्टी का जो मौजूदा स्वरूप है, जिस तरीके से वहां पर लोगों की आमद हो रही है, पार्टी के अंदर से ही उसको लेकर आवाजें उठ रही हैं, क्या आम आदमी पार्टी लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का मंच बनती जा रही है कि जो लोग साथ जुड़ रहे हैं उनका कोई सामाजिक सरोकार हो ना हो, मन में अगर कोई लालसा है, सियासी महत्वाकांक्षा अगर कोई है तो उसको पूरा कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के जरिए? क्या आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का एक जरिया बनकर रह गई है? बिल्कुल आपने 100% ये बात सही कही है कि देश के अंदर जो छोटे लेवल के और छोटे कार्यकर्ता लेवल के जो लोग हैं, उन लोगों को इन्होंने जोड़ने का काम किया है और उनको लेकर के पूरे देश के अंदर में चलने का काम किया है। लेकिन जो बेस था, इनका बेस क्या था? व्यवस्था परिवर्तन। आज ये व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे क्या कर रहे हैं? व्यवस्था परिवर्तन अगर करने का इनको अगर इच्छा शक्ति था तो वो दिल्ली से व्यवस्था परिवर्तन कर सकते थे। इनको ये तो आए दिन रोज एक झूठ का खुलासा करते हैं। ये पूरे देश में सारे से सवाल कर सकते हैं, लेकिन देश में अगर कोई व्यक्ति इनसे सवाल करता है तो उस सवाल का ये जवाब नहीं देते हैं। अन्ना हजारे जी ने इनको भी पत्र लिख करके 17 बिंदुओं पे आकर्षित करने का काम किया था, लेकिन उस पे इनका कोई जवाब नहीं था। ये देश हित में अगर ये काम करते तो अन्ना जी के मॉडल को लेकर के आगे बढ़ते। चलिए, तो जयकांत जी लौटेंगे आपके पास। राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव, मैं जयकांत जी से पूछना चाहता हूं। अन्ना हजारे ने कहा था कि वो राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, लेकिन वही अन्ना हजारे ममता के साथ राजनीतिक पारी खेलने जा रहे हैं, उनका प्रचार करेंगे। ये दोनों में जो विरोधाभास है, इसको कैसे देखते हैं जयकांत जी? नहीं प्रचार, देखिए आपको एक बात बता दें, अन्ना जी कोई राजनीतिक मंच नहीं है। अन्ना जी ने कोई राजनीतिक मंच ज्वाइन नहीं किया है। अन्ना जी ने जो सैद्धांतिक है वो उस मुद्दे के ऊपर बस ममता बनर्जी को, ममता दी को उन्होंने सपोर्ट किया है और वो था ये कि 17 बिंदुओं पे पूरे देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को एक अन्ना जी ने पत्र लिखा। जिस बिंदुओं पे उन्होंने पत्र लिखा वो पूरे देश में परिवर्तन का मुद्दा था, जिसमें राइट टू डिसाइड। गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि जब प्रत्याशियों का चयन हो रहा था तो इनकी एक स्क्रीनिंग कमेटी थी, जो स्क्रीनिंग कमेटी में 4-5 लोग हुआ करते थे। वो एक जगह जाते थे, एक संसदीय क्षेत्र में जाते थे और वहां कई सारे लोगों का इंटरव्यू लिया करते थे। उन्होंने इंटरव्यू लेकर के वो उम्मीदवारों को पास करते थे, फिर उसको टिकट देते थे। ऐसे इनकी प्रक्रिया थी। क्यों गुप्ता जी, क्या ऐसी थी प्रक्रिया ना? बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से। बिल्कुल। मैं अब आप बताइए कि जिन उम्मीदवारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या आपकी उस स्क्रीनिंग कमेटी ने उनको पहले नजरअंदाज कर दिया था, या वो स्क्रीनिंग कमेटी जो थी वो भी कहीं ना कहीं अंडर टेबल उनसे कहीं लाभान्वित हुई थी? देखिए, मैं आपको राजीव, बता दूं, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। आपके सवाल का तो जवाब देंगे ही गुप्ता जी। जो अश्विन कुमार जी ने बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि 70 उम्मीदवारों में से 64 के नाम पर 31 जनवरी को हुई नेशनल काउंसिल की मीटिंग से पहले ही मोहर लग गई थी।
और कुछ उम्मीदवारों को लेकर तो ये तक कहा जाता कि पार्टी बाद में ज्वाइन की, टिकट पहले पक्का हो गया था। आनंद, एक उदाहरण मुझे और याद आ रहा है जी। इलाहाबाद की फूलपुर सीट से एक पत्रकार का चयन होना था। लखनऊ में स्क्रीनिंग कमेटी बैठी, उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपके पास 35 लाख रुपए हैं। यह मैं इसलिए कह सकता हूं कि उस वक्त शायद मैं भी वहां मौजूद था। उस पत्रकार से पूछा गया कि आपके पास 35 लाख रुपए हैं। इसी कड़ी में राजीव, मुझे ध्यान आ रहा है नसीम बानो जी का जिक्र, जब वो गई थी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने, जो उनका इंटरव्यू लेने के लिए लोग बैठे थे, उन्होंने सीधा सवाल एक ही किया था कि आपकी हैसियत क्या है। आपकी हैसियत क्या है? गुप्ता जी बता दें जी, गुप्ता जी बता दें जरा। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है। दिल्ली विधानसभा के अंदर जब पार्टी ने टिकट बांटे थे, उसमें अधिकतर लोग बिल्कुल गरीब परिवार से हैं। मैं बता रहा हूं, बात ही नहीं हो रही शाम जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद की बात हो रही है। चरित्र वहां से बदलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं से लेके यहीं तक आऊंगा। चरित्र वहां से बदलता हुआ नजर आ रहा है सर, मैं आपको वहीं से यहीं लेके आऊंगा ना। विधानसभा में जब आप कायदे से काम कर रहे थे, आपके साथ लोग मजबूती से जुड़े हुए थे, उसका सामने जो एकदम उदाहरण है वो है जनादेश, वो है नतीजे दिल्ली विधानसभा के कि शीला दीक्षित को भी अरविंद केजरीवाल ने हरा दिया, जो 8 सीटों पर समेट दिया आपने कांग्रेस को। तब सब लोग ये कह रहे थे कि एक बदलाव की बयार भई है, लेकिन चीजें उसके बाद डिरेल हुई हैं सर। चीजें तब डिरेल हुई हैं जब आपने लोकसभा को अपना टारगेट बनाया, चीजें तब डिरेल हुई हैं। आप इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो अभी हमारे सर कह रहे थे कि 35 लाख की डिमांड हुई, कोई पैसा टेबल के नीचे वगैरह वगैरह, यदि ऐसा करना आपने होता, दिल्ली को शो विंडो तो बना दिया, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, लेटर और सूनर। बिल्कुल शो विंडो नहीं, पार्टी बिल्कुल स्वच्छ छवि की हमारी आज भी है, कल भी थी और हमेशा रहेगी। जिस दिन पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार आएगा, दुराचार आएगा, गलत चीजें आएंगी, पार्टी अपने आप को उससे दूर करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये अपनी आत्मा के अंदर झांकें और साबित करें इस बात को कि उन्होंने पैसे की डिमांड की है। कौन आदमी जिसने 35 लाख रुपए मांगे? आपकी स्क्रीनिंग कमेटी, लखनऊ की स्क्रीनिंग कमेटी, जो स्क्रीनिंग कमेटी लोग गए थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप साबित करेंगे 35 लाख रुपए मांगे उन्होंने। गुप्ता जी, आप मुझे बताइए, आप बहुत स्वच्छ छवि के आदमी है, मतलब पार्टी है आपकी, बहुत विद्वान लोग आप हैं। आप मुझे बताइए, आपकी आर्थिक नीति क्या होगी? आप अगर केंद्र में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो आपकी आर्थिक नीति क्या होगी? आपकी रक्षा नीति क्या होगी? आपकी आंतरिक सुरक्षा नीति क्या होगी? आपके पास में विदेश नीति को लेकर के क्या मुद्दे हैं? किस तरीके से आप विदेश नीति को आगे बढ़ाएंगे? क्या आप इन बात को जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूं। आर्थिक नीति होगी, देश के अंदर जो गरीब आदमी 2 रोटी इज्जत से नहीं खा पा रहा है, उसको इज्जत की रोटी देनी, ये नीति नहीं है ना। ये खोखले आदर्शों वाली बातें सुनिए ना। आप बताइए क्या पिछले 2 महीने में दिल्ली विधानसभा के अंदर मैं बताऊं आपको, अरविंद जी ने वो काम कर दिया जो पिछले 60 साल में भाजपा कांग्रेस नहीं कर सकी। हाँ बिल्कुल, अरविंद जी ने दावा ये भी किया कि भ्रष्टाचार कम हो गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हवाला दिया गया, जब उस कमेटी ने कहा कि हमने ऐसा कोई सर्वे कराया ही नहीं, अरविंद जी की बोलती बंद हो गई। सर, मैं आपको बता रहा हूं ना, बोलती तो उन लोगों की बंद हो जाएगी जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार 101% में से 50% कम हो गया। मैं आपको अपना उदाहरण खुद देना चाहूंगा। बुराड़ी विधानसभा के अंदर राशन दफ्तर में जाते थे, दलाल मिल जाते थे, पहचान पत्र बनवाने जाओ, दलाल मिल जाते थे, दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार था, सारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार था। लेकिन अरे राशन कार्ड बनवाने का तो आप जवाब ले ले पहले। आप राशन कार्ड बनवाने का आपका बहुत पुराना इतिहास है, जवाब नहीं ले रहे। उसको मत खंगालिए। वही तकलीफ मत खंगालिए, वो मत खंगालिए। राशन कार्ड बनवाने का आपको पुराना रिकॉर्ड है। देखिए, असली समस्या वही है, गरीबी वही है। यदि 25 किलो गेहूं मिलना चाहिए लाल राशन कार्ड पे, उस व्यक्ति को 15 किलो दिया जाता है। 10 किलो चावल मिलना चाहिए तो 4 किलो दिया जाता है। 6 किलो चीनी मिलनी चाहिए तो दी नहीं जाती है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को हम नजरअंदाज कर देंगे। और कागजों में विजय जी काफी देर से चुप बैठे हैं, उनसे हम उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विजय जी, दावा आम आदमी पार्टी का यही है कि उन्होंने चीजें बदली हैं, बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं, जो बाकी नेता हैं, विरोधी हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही, उनको डर लग रहा है आम आदमी पार्टी से। क्या ऐसा है? क्या चीजें ऐसी हैं? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपनी बात रखे और अपने को आगे बढ़ाए। आम आदमी पार्टी को जिस तरह जनता भरोसा दिला के आए हैं, उसको पूरा करेंगे। लेकिन अपनी ही गलतियों से अगर ये जनता की नज़रों में नीचे हो रहे हैं, तो उसके लिए दूसरा कोई दोषी नहीं है। जनता ने भरोसा किया, इतनी सीटें मिली, कांग्रेस का साथ मिला, ये सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बने।
अब गुप्ता जी कह रहे हैं कि इतने काम 2 महीने में कर दिए कि दिल्ली की जनता के वारे न्यारे हो गए। तो अगर आप इतने बेहतर काम कर रहे थे तो 6 महीना 8 महीना कांग्रेस का हाथ तो आपके साथ था ही, आप और कर लेते, और बेहतरी का काम कर लेते, छोड़ के भाग क्यों गए? तो स्वाभाविक है कि जब जनता भरोसा करती है और यह तय करती है कि आदमी हमारा नेतृत्व करेगा, जब वो नहीं सफल होता है तो निराश होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार जो उनके बदलते बयान हैं, जो सोसेबाजी है, जिस तरह से मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, देश में कितनी बड़ी घटना हुई कि लोकतंत्र का जिस दिन विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और उस देश में चुनाव की घोषणा होती है, एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी के दफ्तर पर ईंटें पत्थर चलाती है। ये अच्छी बात है क्या? लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान है? 3 महीने 4 महीने चुनाव में भी लगेंगे। इस तरह से अगर होगा और विरोध हमारा मुद्दा ये था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी में बिखराव हो रहा है। हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम नहीं आते। अब राजीव, बात वही है जो बात विजय बहादुर जी कह रहे हैं। बात वही है कि एक नई सियासत की बात की थी, लोग जुड़े थे, लोग जुड़े थे, लेकिन जब वो नई सियासत ईंट पत्थरों के रूप में सामने आई, जब वो नई सियासत आरोप लगाकर और फिर उसके बाद चुप हो जाने के रूप में सामने आई, जब वो नई सियासत बंद कमरों में फैसले लेने के रूप में सामने आई, तो लोगों ने ही आवाज उठानी शुरू कर दी। और स्थितियां आज ये है कि पार्टी में एक बिखराव नजर आता है। श्याम जी, सवाल लगातार यही बना हुआ है, क्या वाकई ही आम आदमी पार्टी उसी आंदोलन की ऊर्जा के साथ, एक आंदोलन वाला चेहरा तो है लेकिन कथनी और करनी का अंतर भी साफ नजर आता है। एक लंबी फहरिस्त है, नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। क्या पार्टी इस बारे में, क्या चुनावी सियासत की या फिर एक महत्वाकांक्षा की इस दौड़ में पार्टी ये भी भूलती जा रही है कि एक आत्ममंथन की जरूरत है, एक ब्रेक लगाने की जरूरत है, सोचना पड़ेगा कि गलती कहां हो रही है। लोगों ने आप में विश्वास जताया था, लोगों को यह उम्मीद थी कि आप कुछ बदलेंगे, आप कुछ नया करेंगे, लेकिन अगर आप भी उसी ढर्रे पर चलेंगे तो लोगों के विश्वास को झटका लगेगा। इस बात को क्यों नहीं मानते? क्या आत्ममंथन की जरूरत नहीं है? अगर एक के बाद एक आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग पीछे हटते जाएंगे, नाराज होते जाएंगे, तो क्या सोचने का विषय नहीं है? बहुत ईमानदारी से इस पर सोचने की जरूरत नहीं है पार्टी को? यदि पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है तो एक बार नहीं 100 बार किया जाएगा उसमें। और अगर बता रहे हैं गुप्ता जी, देखिए अगर का मतलब ये नहीं कि क्या है, नहीं मैं आपको वही बता रहा हूं, आप बीच में रोक रहे हैं मुझे। आत्ममंथन की जरूरत का मतलब यह है, यदि पार्टी को लगेगा कि वास्तव में किसी की शिकायत जायज है, वाजिब है, तो जरूर उस पर विचार होगा। आत्ममंथन एक बार नहीं 100 बार करेंगे, कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करेंगे। और रही बात जनता की, जनता हमारे साथ कल भी थी, आज भी है, और आज जनता हमारे साथ और ज्यादा मात्रा में जुड़ रही है। लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, और हम भागे नहीं है। जो एक साथी कहते कि आप भाग क्यों गए, हम भागे नहीं है। जयकांत जी से एक सवाल करना चाहूंगा। जयकांत जी, क्या अन्ना हजारे ने अपने चेले को सही से क्या तालीम नहीं दी, या उनकी तालीम में कौन सी वो कमी रह गई कि वो जो आज के अन्ना हजारे हैं वो अरविंद केजरीवाल से अलग हो गए? वो तालीम कौन सी, उसमें उस तालीम में कौन सी कमी थी कि जो अरविंद केजरीवाल ठीक से रच बस नहीं सके उसमें? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब हम लोगों ने आंदोलन की नींव रखी तो उसका मेन मुद्दा था व्यवस्था परिवर्तन का। और जब व्यवस्था परिवर्तन आया और व्यवस्था परिवर्तन करने की जब बात आई तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल थोड़ी थी। राजीव, लगता है जयकांत जी से हमारा संपर्क टूट गया है। श्याम जी का हम रुक कर लेते हैं। जी जयकांत जी अपनी बात कहें, जुड़ गए फिर से। कुछ तकनीकी व्यवधान चल रहा है ना। नहीं, जयकांत जी जुड़ गए, राजीव जुड़ गए। चाहता हूं कि देश के अंदर में जब आंदोलन का नींव रखा गया था, चलिए जयकांत जी से संपर्क फाइनली टूट गया है। कोशिश करते हैं एक बार फिर से, जो सवाल राजीव ने उठाया कि क्या अन्ना की तालीम में कोई कमी रह गई, जो ये चेला इस तरीके से सामने आया व्यवस्था परिवर्तन की बात करके, लेकिन आज व्यवस्था बदली हो या ना बदली हो, लेकिन बदलाव आम आदमी पार्टी में जरूर नजर आ रहा है। श्याम जी, आत्ममंथन की बात थी, आत्ममंथन हो रहा है क्या पार्टी में वाकई? अगर आत्ममंथन हो रहा है तो फिर इस रूप में चीजें सामने क्यों आ रही हैं? सर, यदि आत्ममंथन भी हो रहा होगा तो इतनी जल्दी परिणाम नहीं आता है, उस पर विचार होगा, निर्णय होगा। यानी कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने आपसे पहले बोला, यदि गलत है कुछ तो गलत हो रहा है। यदि गलत है तो अरविंद जी, हमारी टीम, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी उस पर विचार जरूर करेगी। ऐसा नहीं है
कि बिल्कुल ही हम कुछ सोचेंगे विचारेंगे नहीं। यदि गलत है तो उसका विचार होगा, और पारिवारिक मामला है, आपसी पार्टी का हमारा आपस की बात है, इसमें दूसरों को ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। ये भी तो कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो पार्टी को चला रहे हैं, अपने तरीके से हाँक रहे हैं, और ये चीज उन लोगों को नागवार गुजर रही है जो पार्टी की बुनियाद से जुड़े हुए थे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पैराशूट लैंडिंग हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि कुछ लोग हम प्यार नहीं, हम उंगली नहीं उठाने वाले, आप नहीं उठा रहे हैं। पूरी लंबी लिस्ट है, मैं आपको नाम गिनाऊं? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुझे बताएगी? मैं आपको नाम गिना देता हूं। नहीं, मैं समझ गया। कांग्रेस का जिक्र क्यों करते हैं? आपसे तो अपेक्षा ही कुछ और है। नहीं, आप कांग्रेस और भाजपा को बीच में लेके क्यों आते हैं? आपसे तो अपेक्षा ही अलग थी, आपसे अलग अपेक्षा थी, आपसे बहुत उम्मीदें थी। यही तो लोकतंत्र है, सारी उम्मीद यही लोकतंत्र है। यदि हमको किसी शिकायत है तो हमारे यहाँ कम से कम आवाज तो उठा रहा है। आवाज उठाने की उसको स्वतंत्रता दी हुई हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने। चलिए राजीव, इन्हीं का तर्क अगर हम मान लें, ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी अपने कंपैरिजन को सीधा सीधा वहीं पे ले जाते हैं, तो हमारा सवाल ये है कि अगर आपकी पार्टी में उनकी पार्टियों जैसी चीजें हो रही हैं, तो क्या ऐसे लोग हैं जो ऐसी पार्टियों से प्रभावित हो रहे हैं जिनको लेकर आपके नेता निशाना साधते रहे हैं? यानी कि आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, यानी कि आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं। इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, आप अपनी ही बात के अंदर उलझ जाएंगे। मैंने सिर्फ एक बात बोला आपसे, अनंत, बात उठाना और अनुशासन में रह करके बात उठाना दोनों चीज है। अगर शाजिया इल्मी को कुछ तकलीफ थी तो पार्टी फोरम पर उठाती, उन्होंने पब्लिक में मासेस में आकर के इस बात को कही है। इसका मतलब है कि वहां अनुशासन, जो पार्टी का अनुशासन होता है, वो भी नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं, अनुशासन की तो बात है ही राजीव, और ये भी बात है कि शायद पार्टी फोरम पर बात भी ना सुनी जा रही हो। ये तो है, ये दिखाता है कि पार्टी में तानाशाही है और जिसकी शिकार शाजिया इल्मी बनी है। चलिए विजय जी, आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे। आप जो कह रहे हैं कि पार्टी में जिस तरीके से नेता सामने आ रहे हैं, और जो गुप्ता जी हैं वो ये इनर डेमोक्रेसी का नाम दे रहे हैं, लेकिन ये चीजें तो आपकी पार्टी में भी नजर आती हैं। आपकी पार्टी के अंदर भी विरोधी बातें, विरोधाभासी सामने बातें आती हैं। नहीं, देखिए, मैंने अपनी पार्टी पर जो मुझसे आप करेंगे तो मैंने इनकार तो नहीं किया जी। ये बातें आ रही हैं, और जो नहीं ठीक है उसको जायज चैनल पर बैठ करके हम नहीं ठहरा सकते। हम गुप्ता जी की तरह नहीं हैं। अगर जो बातें नहीं कहनी चाहिए चैनल पर और वो कही जा रही हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो जी, वो गलत तो गलत है। अनंत, हम ये कैसे कह सकते हैं? विजय जी से ये जो नाजायज है वो नाजायज है। भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं मानती है। जिसको जो कहनी है उसकी राजीव, समय की कमी है, तुरंत हमें सबसे रिएक्शन लेना पड़ेगा। जयकांत जी का रुख कर लेते हैं। जयकांत जी, आपका फाइनल कमेंट आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा हालात हैं, व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा था, जो दावा था, क्या पार्टी उस स्थिति में है इस समय? बिल्कुल नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आंदोलन बहुत जरूरी होता है, जिसको इन्होंने, उस आंदोलन को इन्होंने तोड़ दिया। और सत्ता परिवर्तन अलग होता है, व्यवस्था परिवर्तन अलग होता है। व्यवस्था परिवर्तन संभव है सिर्फ और सिर्फ आंदोलन से, राजनीति से। चलिए श्याम जी, फाइनल सवाल आपसे, क्या अब आम आदमी पार्टी सत्ता की लड़ाई या सत्ता की सियासत करती नजर आ रही है और इस वजह से ये अंतर्विरोध सामने है? सर, देश से भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई दूर करने के लिए कुछ भी तरीके से यदि सत्ता भी हासिल करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार भी तरीके से सत्ता हासिल करनी पड़ेगी, मतलब जनता के सहयोग से। श्याम जी सोचिए तो सही, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, इसके मायने क्या निकलेंगे? इसके मायने ये है, ये भाजपा और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार हमारी टांग खींच रहे हैं, इनसे हम बचते हुए लोगों के जो हमारे पे हमले, राजीव, ये दिल की बात मुंह पे आई है क्या? ये दिल की बात इनके मुंह से निकल गई है। कोई भी ये तरकीब क्या कहते हैं कि तरकीब यही है सर, कोई भी तरकीब यही है। इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, जनता हमारे साथ है और भाजपा कांग्रेस दोनों डरे हुए दोनों। ये आम आदमी पार्टी को जो मौका दिया है, इसके सबसे बड़े कसूरवार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल हैं, जो भारतीय जनता की जो नब्ज है, जो दुखती हुई नब्ज है, उसको पकड़ने में नाकामयाब रहे। और एक ऐसे ओछे आंदोलन के, एक बड़े आंदोलन के बीच में एक ओछी राजनीतिक पार्टी आई और उसने सारी चीजों को अपने अंदर ले लिया। इसके लिए कसूरवार केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जज जनता ही होती है और जनता के पाले में अब गेंद है। 16 मई को तस्वीर भी साफ हो जाएगी। जो श्याम जी ने दावा किया कि सरकार उन्हीं की बनेगी, नहीं बनेगी, जनता क्या सोच रही है, जनता बहुत बारीकी से चीजों को देखती है। ये बात शायद समझ में आ गई होगी आम आदमी पार्टी को भी और बाकी नेताओं को भी।
जनता की नजर से कुछ नहीं बचता और ऐसा भी नहीं कि जनता बेवकूफ है, सब समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिया न्यूज, मैं हूं अनंत भट्ट। लोकसभा चुनाव करीब हैं, बाकी पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन चुनाव से पहले ही पार्टी को अपनों की नाराजगी या बगावत से जूझना पड़ रहा है। इस बार पार्टी के तौर तरीकों और कामकाज पर सवाल उठाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखने में अहम भूमिका निभाई थी। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी में बढ़ती नाराजगी और असंतोष के मायने क्या है? क्या पार्टी ट्रैक से भटक गई है? तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन पहले हेडलाइंस। मुंबई में केजरीवाल ने उड़ाई कानून की धज्जियां। ऑटो में बिना टोल दिए निकला केजरीवाल का काफिला। लोकल ट्रेन में भी केजरीवाल ने तोड़ा कानून। टिकट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी में घमासान। रायबरेली टिकट दिए जाने पर इल्मी नाराज, दिल्ली से लड़ना चाहती थी चुनाव। दिल्ली के रामलीला मैदान में टीएमसी की रैली। अन्ना हजारे और ममता बनर्जी एक साथ, पार्टी की राष्ट्रीय तस्वीर पेश करने की कोशिश। नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बड़ा बयान। जवानों की मौत का लिया जाएगा बदला। नक्सली हमले की होगी एनआईए से जांच। नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 24 मार्च तक लगाई गई रोक। अभिभावकों की याचिका पर फैसला। तो लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से तैयारी कर रही है, विरोधियों से मोर्चा ले रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को अपनों से भी जूझना पड़ रहा है। एक के बाद एक या तो नाराजगी के शक्ल में बातें सामने आ रही हैं या फिर नेता सीधे बगावत पर ही उतर आए हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो संस्थापक रहे लेकिन पार्टी छोड़कर चले गए। तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों पर, तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा में कौन कौन शामिल है। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गोपाल गुप्ता जी। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी नेता विजय बहादुर सिंह, लखनऊ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। और मेरे सहयोगी राजीव शर्मा भी न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अन्ना समर्थक भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। जयकांत मिश्रा जी फिलहाल अभी हमारे साथ वो नहीं जुड़ पाए हैं, जैसे ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे उनसे भी बातचीत के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल तमाम हैं और इन सवालों में उलझी है आम आदमी पार्टी। कहते हैं कि इंसान जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से उसके नीचे गिरने की आशंका भी रहती है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही महीनों के अंदर राजनीति के नए विकल्प बनकर वो उभरे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। सवाल केवल विरोधी ही नहीं दाग रहे, आवाज वो लोग भी उठा रहे हैं जिन्होंने नई राजनीति की उम्मीद में अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी का झंडा बुलंद किया था। राजनीति चीज ही ऐसी है कि दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मनों को भी गले लगाना पड़ता है। नई तरह की राजनीति का डंका पीटने वाले अरविंद केजरीवाल अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। अब उनके ही सिपहसालार मुंह खोलने लगे हैं, बगावत की आवाज बुलंद करने लगे हैं। टिकट बंटवारे पर अब आपके बड़े नेता कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। विश्वास और शाजिया ने इसे लेकर ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। शाजिया इल्मी ने ट्वीट किया कि मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। मैं 2 महीने से रायबरेली चुनाव लड़ने से इनकार कर रही हूँ। पहले ही कह दिया था मुझे रायबरेली से नहीं लड़ना है। ना तो रायबरेली में किसी को जानती हूँ, ना मुझे अपनी टीम से मेरा संपर्क है। दिल्ली में ज्यादा मैंने, क्योंकि आरके पुरम से मैं लड़ी भी थी, तो मेरे ज्यादा जो है कनेक्शन यहीं पे थे, तो मैं दिल्ली से चाहती थी और रायबरेली से तो मैंने हमेशा के लिए मना किया है। लेकिन शाजिया इल्मी ने तो खुलेआम बोल दिया कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी, फिर भी उन्हें जबरदस्ती मैदान में उतारा जा रहा है। उधर पार्टी के एक और बड़े नेता कुमार विश्वास भी पार्टी के रवैये से दुखी नजर आ रहे हैं। कुमार विश्वास अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ उतरेंगे, लेकिन यहाँ विश्वास ने अकेले ही मोर्चा संभाला हुआ है। नाराज कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा, आचमन तो भूल ही जाओ।
कुमार विश्वास ने ट्वीट किया तो केजरीवाल ने भी कटाक्ष किया। केजरीवाल का जवाब आया, जब से मोदी को घेरा तब से उन पर हमला तेज हो गया है। हालांकि इसके बाद कुमार विश्वास ने सफाई दी कि मेरे ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया है। मौजूदा हालात बयां कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सवालों के घेरे में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GNU। तो पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं पार्टी की, लेकिन दिल्ली, जिसे पार्टी की जन्मभूमि कहना चाहिए, वहीं पर पार्टी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से लगातार विरोध की आवाजें उठ रही हैं। तमाम नेता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, एक एक कर अलग भी हो रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं पार्टी की कार्यशैली पर। हमारे साथ श्याम गोपाल गुप्ता जी मौजूद हैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए। श्याम जी, पहला सवाल, क्या आम आदमी पार्टी टूट रही है, ट्रैक से भटक रही है? जिस उद्देश्य से इस पार्टी का गठन हुआ था वो उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया है? देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं जी। आम आदमी पार्टी ना तो कभी मुद्दों से भटकी थी, ना भटकेगी। और जो आप कहना चाह रहे हैं कि कुमार विश्वास जी हैं, साजिया जी हैं जी, तो आप एक बात जरा ध्यान से मेरी सुने आप। यह है हमारी पार्टी का एक बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है जिसमें किसी भी व्यक्ति को कहने का हक है। जहां एक और भाजपा में मोदी के खिलाफ कोई आदमी बोल नहीं सकता। कार्यकर्ता बाहर बैठ के ये कह रहे हैं कि बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं की राय नहीं ली जा रही, पार्टी नेताओं की राय नहीं ली जा रही, चाहे वो टिकट बंटवारे से लेकर पॉलिसी मेकिंग तक के मामले हों। बंद कमरों में चौकड़ी काम कर रही है, सीधे सीधे आरोप ये लग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र है पार्टी के अंदर। सर, आरोप तो देखिए कोई भी कुछ भी लगा सकता है। आपके कार्यकर्ता लगा रहे हैं, विरोधी नहीं लगा रहे। कार्यकर्ता केजरीवाल के घर के बाहर बैठ के लोग हमारी पार्टी के अंदर, सुन लीजिए आप, सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूं ना, जरा सुन लीजिए प्लीज आप। कोई भी सच्चा और अच्छा कार्यकर्ता, जो हमने एक बोर्ड लगा रखा आम आदमी पार्टी, विरोध करे वो सच्चा अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैमाना आप ही तय करेंगे, बिल्कुल ये नहीं। पार्टी के वो नेता तय करेंगे जो बंद कमरों में फैसले। यदि आपका विरोध जायज है, उस पर आत्ममंथन होगा, चिंतन होगा। यदि आपकी शिकायत सही है तो अरविंद जी बहुत ही अच्छे सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं, जरूर उस पर वो कार्रवाई करेंगे। अरविंद जी पैमाना तय करेंगे कि सच्चा और ईमानदार कौन है। अरविंद जी में जो सच्चा और ईमानदार है वो है, बाकी नहीं है। देखिए, हम और जनता, हमारे देश की जनता अरविंद जी को एक ईमानदार चेहरा मानती है और अरविंद जी पे हमें पूरा संपूर्ण भरोसा है। अरविंद जी का फैसला हमें हर मतलब मान्य होगा। और जो भी अरविंद जी के साथी हैं, चाहे वो कुमार जी हैं, संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, अन्य वरिष्ठ नेता है, सभी का फैसला एक अच्छा और सच्चा होता है। जो कुछ लोग असंतुष्ट हैं, आप कह रहे हैं कि पार्टी में इनर डेमोक्रेसी, आप यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल है, आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में है। शाजिया इल्मी कह रही है कि मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उनका कहना यह था कि वो दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहती थी। इसके पीछे बाकायदा मजबूरियां भी गिना रही हैं। कहां उनकी आवाज सुनी गई? देखिए, ये तो पार्टी की कार्यकारिणी फैसला करती है कि कौन सा व्यक्ति कहां से चुनाव लड़कर पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। अब साजिया जी की बात फायदे की आ रही है ना, बात फायदे की आ रही है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, हाँ बिल्कुल लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना। यानी कि फिर अंतर बचा ही नहीं। बिल्कुल, जो लकीर आपने खींची थी बाकी पार्टियों के बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में, अंतर कहां बचा? सर, मैं ये कह रहा हूं, यदि आम आदमी पार्टी यदि लड़ने जा रही है तो जीतने के लिए लड़ेगी, हारने के लिए नहीं। जीतने के बाद ही देश के भ्रष्टाचार और ये जो भी गरीबी, भूखमरी, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, सबको दूर करने के लिए केंद्र की सत्ता आम आदमी पार्टी को हासिल करना होगा। तभी इस देश से गरीबी, भ्रष्टाचार दूर होगा, ये बेईमानों का राज समाप्त होगा और ईमानदारी का राज कायम होगा। उसके लिए जीतना जरूरी है। अश्विनी कुमार जी को जानते हैं आप? अश्विनी कुमार जी का मैंने देखा था 2-4 दिन पहले। जी, 2-4 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें कही थी। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा बचा नहीं पार्टी के अंदर, हाईकमान गिरी पार्टी में हावी है, भाई भतीजावाद हावी है, कुछ लोग फैसले ले रहे हैं, बंद कमरों के अंदर फैसले ले रहे हैं, कुछ लोगों को तरजीह दी जा रही है, जो मौलिक कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी की जा रही है। तमाम बातें कही थी। क्या वो झूठ कह रहे हैं? कौन सा भाई भतीजावाद? क्या अरविंद जी ने किसी अपने परिवार के व्यक्ति को लड़ा दिया? क्या गोपाल राय ने किसी परिवार के व्यक्ति को लड़ा दिया? क्या कुमार विश्वास ने किसी परिवार के व्यक्ति को लड़ा दिया? अरे भाजपा में भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये बातें फिर क्यों सामने आ रही हैं? अश्विनी कुमार क्या झूठ बोल रहे हैं? या तो आप कह दीजिए झूठ बोल रहे हैं। सर, मैं किसी को, अशोक अग्रवाल कह दीजिए झूठ बोल रहे हैं। मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं आया। मैं तो सीधा सच्ची बात करता हूं। जो आदमी निस्वार्थ है, सच्चा और अच्छा है, वो पार्टी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। और जिस आदमी में स्वार्थ है, टिकट चाहिए, एमपी की सीट चाहिए, मंत्री का पद चाहिए, भाई वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको इतना भरोसा दे के जाना चाहूंगा आज कि यदि अरविंद जी को और पार्टी के वरिष्ठ लोगों को लगेगा कि हमसे कहीं भूल चूक है, रणनीति में कमी है, तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर पूरा विनोद कुमार बिन्नी को बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, कहा कि टिकट चाहने वालों की, मंत्री पद चाहने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। क्या शाजिया इल्मी को बाहर निकाल दोगे? ये फैसला देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी लेगी, अरविंद जी लेंगे। इसमें चलिए, बहुत कुछ आपने कह दिया, ऐसी बात में बहुत कुछ कह दिया। सीधे हम रुक करते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राजीव शर्मा भी मौजूद हैं। राजीव, भले ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नेता इस बात को एक्सेप्ट ना करें,
लेकिन जिस नई राजनीति की पार्टी बात कर रही थी, क्या वो नई राजनीति सामने नजर आती है? पार्टी की राजनीति के अनुरूप पार्टी ढली है या फिर पार्टी ने राजनीति को बदला है? तमाम सवाल यहां पर खड़े हैं। यहाँ तो राजनीति ने पूरी पार्टी को बदल दिया है। जिस उद्देश्य को और जिन आदर्शों को लेकर के चले थे आम आदमी पार्टी के लोग, वो कहीं नज़र नहीं आता है। और अभी जैसे कि हमारे मेहमान महोदय कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के कहाँ आरोप है, तो जब इनसे पूछिए कि जो मुरादाबाद का इन्होंने लोकसभा प्रत्याशी बनाया है उस पर खालिद परवेज, उस पर 12 करोड़ रुपए, एक किसी बैंक के 12 करोड़ रुपए, मैं उस बैंक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर, उस बैंक के 12 करोड़ रुपए दबाने का, हजम कर देने का आरोप है। और उस सवाल का कोई जवाब भी नहीं है, उसका कोई जवाब भी नहीं है। केजरीवाल आरोप लगाते हैं, कहते हैं जवाब दीजिए, और कहते हैं जवाब दीजिए 1 घंटे के अंदर, और उसका कोई जवाब भी नहीं है। इस प्रजातंत्र की सबसे बड़ी कमी यह है कि यहां पर बंदर के हाथ में भी उस तरह आ सकता है। माफ कीजिएगा, आपके लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन इस समय होता हुआ यही दिखाई दे रहा है कि लोगों ने उस तरह धोखे से बंदर के हाथ में दे दिया है। आनंद, चलिए राजीव, लौटते हैं आपके पास, इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे। श्याम जी से हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, लेकिन विरोधियों की भी नजर है पूरे घटनाक्रम पर, आम आदमी पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है। विजय बहादुर जी हमारे साथ बने हुए हैं इस चर्चा में। विजय बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी में जो तस्वीर, जो चेहरे अब सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बगावत सामने आ रही है, इस पूरे परिदृश्य को देखकर क्या आपको लगता है जो पार्टी ने बातें कही थी वो केवल बड़ी बड़ी बातें थी? देखिए, अभी जो चर्चा आपने शुरू की और जिस तरह से श्याम जी जवाब दे रहे थे, इन्होंने कहा कि ये सरकार बनाने के लड़ रहे हैं, तो ये यही बता दें कि कितने सीटों पर देश में लोकसभा की सीट पर लड़ रहे हैं, और जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं क्या उससे सरकार बना लेंगे? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारा सवाल पूछा तो इन्होंने कहा हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, और यही लोकतंत्र है, हम पूछते हैं। दूसरी तरफ जब दूसरे सवाल का उत्तर आपने उस पर क्रॉस क्वेश्चन किया तो इन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी के बारे में सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं वो पार्टी के हितैषी नहीं हो सकते हैं। ये दोहरा चरित्र है आम आदमी पार्टी का, कथनी और करनी में विभेद है, तो जन समर्थन कैसे मिलेगा? काट की हांडी एक बार चल सकती है, दिल्ली में चुनाव लड़े उससे हुआ। अभी आप मुंबई के जब हेडलाइन पढ़ रहे थे, आपने देखा कि कैसे केजरीवाल जी ने नियम कानून तोड़ा। तो आप जब दूसरों के बारे में मार्गदर्शन करते हैं, दूसरों को नसीहत देते हैं, तो जनता ये अपेक्षा जरूर करती है कि पहले आप मर्यादा में रहेंगे। जब सवाल आप दूसरों से करेंगे तो आपसे जो सवाल होगा, राजीव भाई ने मुरादाबाद का जिक्र किया, अब मुरादाबाद का जिक्र किया तो ये सवाल तो केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा ना। आप सवाल पूछेंगे तो आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे, अपने सवाल पर आप इरिटेट होंगे और दूसरे जो जवाब सब कहेंगे। दोनों बातें नहीं है, देश की जनता है, वो फैसला करती है, भरोसा जल्दी करती है। लेकिन जो मौजूदा परिदृश्य है विजय बहादुर जी आम आदमी पार्टी का, वो बीजेपी को तो राहत देने वाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल बढ़ते हैं तो रास्ता काटेंगे मोदी का, रास्ता काटेंगे बीजेपी का। ये बीजेपी के लिए तो बड़ी सुकून वाली बात हो रही है। आनंद भाई, कांग्रेस की बी टीम की तरह अगर ये काम कर रहे हैं तो इनमें अगर इनकी ये कमजोर होंगे, इनके प्रति जन समर्थन बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि यह सारे लोग देश को आगे बढ़ाने के बजाय मोदी का रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। इस देश का जो नौजवान है, जो नागरिक है, वो ये चाहता है कि आप अपनी सकारात्मक बातें तो करें, आप किसी में अवरोध क्यों होंगे? आपके पास जो है वो आप बताइए। हाँ, वो ये जनता पर छोड़िए कि जनता क्या तय करेगी, हमको रोकेंगे, तो इस रोकने से तो काम नहीं चलेगा। चलिए विजय बहादुर जी, लौटते हैं आपके पास। श्याम गोपाल गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए इस चर्चा में। श्याम जी, खालिद परवेज साहब का जिक्र आया, और ये जिक्र आज का नहीं है, जब से उनका कैंडिडेचर अनाउंस हुआ है, उनकी उम्मीदवारी घोषित हुई है, तभी से विरोधियों ने सवाल उठाया, अखबारों में सवाल उठे। इन सवालों के जवाब क्यों नहीं मिल पाते? अरविंद केजरीवाल साहब तुरंत सवालों की लिस्ट तैयार करते हैं, सामने रख देते हैं कि भैया जवाब दीजिए, अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो आप बेईमान हैं, आप भ्रष्ट हैं, सीधे वो आरोप देके मारते हैं। आपकी पार्टी को लेकर भी तो आरोप उठ रहे हैं, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर खालिद परवेज तक का मामला है, तमाम सवाल हैं, और उन लोगों ने उठाए हैं जो आपकी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, जो आपकी पार्टी का झंडा बुलंद करते रहे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाए। जी देखिए, हमारी पार्टी का सीधा और सच्चा मानना है, यदि पार्टी में कोई व्यक्ति गलत काम करता है, चाहे आपराधिक छवि का हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टिकोण से यदि कोई गलत आदमी है पार्टी के अंदर, तो उसकी पूरी जांच होगी। यदि वो व्यक्ति कानून की नज़र में गलत है
जांच होने के बाद गलत पाया जाता है तो उसको सजा होगी, और नहीं है तो हमारे साथ है और सीधा सच्चा है। और आरोप लगाने की बात तो है कि आरोप तो सोनिया जी पे भी लगे, राजीव गांधी जी पे भी लगे और येदियुरप्पा जी पे भी लगे, अनेक आरोपों की बात छोड़ दे आप, जो सच्चाई खुलकर आरोप तो केजरीवाल साहब भी लगाते हैं कि अंबानी चला रहे हैं कांग्रेस को, अंबानी चला रहे हैं सरकार को, तो उनके भी आरोपों को छोड़ दें। इसमें झूठ कहां है सर? नहीं, ये आप कह रहे हैं ना। अरे मोदी जी जिन हवाई जहाज में उड़ रहे हैं जी, उसके लिए जब सवाल पूछा गया जी तो जवाब नहीं देते। केजरीवाल साहब जहाज में नहीं उड़ रहे हैं क्या? नहीं, जयपुर से प्राइवेट प्लेन में आए कि नहीं आए? उन्होंने उनका जवाब दे दिया, अरविंद जी ने जवाब दे दिया उसका कि मैं कहां उड़ रहा हूं। लेकिन नहीं, मोदी वो तो सवाल ये उठा रहे हैं ना कि आप अगर एक उद्योगपति के जहाज में उड़ेंगे तो आप उसके अनुरूप काम करेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल भी उद्योगपतियों के अनुरूप काम करेंगे? देखिए, अगर किसी के जहाज में उड़ रहे हैं अरविंद जी ने जो जवाब दिया था आपने सुना होगा उसको और आपने समझा है। मैं जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं मोदी जी। और जो वीडियो सामने आया वो कहते हैं सेटिंग कर लीजिए, खुद भी सेटिंग करते हैं क्या? कहां, कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं सर आप? जी, जिस वीडियो की बात सामने आ रही है यूट्यूब में, देखा नहीं आपने? देखिए लाखों। जी नहीं, आप जो आज तक की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आज तक पे जो दिखाया उसकी बात कर रहे हैं जी आप। जी जी ऐसा नहीं है, साजिया इल्मी जी ने बिल्कुल स्पष्ट बताया हुआ, वो जुड़ी हुई थी मीडिया से, उनको पता है, उन्होंने खुद बोला ऐसी घटना है छोटी मोटी, उसके बात होती रहती है पत्रकार सम्मेलन के बाद या जो भी बात होती है वहां पर, तो ये कोई बहुत अच्छा, मतलब ये दिखा दीजिएगा वो मत दिखाइएगा, इसका इंप्रेशन ये चला जाएगा, यहाँ पे ये इंपैक्ट हो जाएगा, इसको क्या समझा जाए? ऐसा बिल्कुल क्या नहीं समझा है। जाए इसको? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सर। और मैं आपको बता दूं, मोदी जी के प्रशंसा में सारा मीडिया लगा हुआ है, मोदी जी की प्रशंसा में सारा मीडिया लगा हुआ है। यही मीडिया केजरीवाल साहब को भी दिखा रहा था। खैर छोड़िए, राजीव कुछ कह रहे हैं। राजीव अपनी बात कहें। के बारे में कुछ ना कहने की बात कही गई है, प्राइवेट कंपनियों के बारे में कुछ ना कहने की बात उसमें चर्चा में आई है। अभी तक क्या केजरीवाल ने कारपोरेट के खिलाफ कोई बात बोली है? क्या कभी न कारपोरेट को अपने जन लोकपाल के भीतर लाने के दायरे के भीतर लाने की बात कही है? उन्होंने नहीं कही है। तो ये इन पहले से ये साजिश दिखाई देती है पूरी कि किस तरीके से ये एक बड़े मीडिया ग्रुप को साध करके उसके साथ चल करके ये अपने हित साध रहे हैं, और जो जनता के हित हैं, जो कारपोरेट को उसके जन लोकपाल के दायरे में लेके आने वाली बात है, उस पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इनका भी एक हिजड एजेंडा है, एक पिछला एजेंडा है जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल लगातार काम कर रहे हैं। और क्या गुप्ता जी इस बात की जवाब दे पाएंगे कि वो जो इनके जवाब ले लेते हैं? राजीव जवाब ले लेते हैं, साथ ही बैठे हैं। गुप्ता जी बात कहिए। नहीं, जो आप एक कारपोरेट की बात कर रहे हैं, व्यापारिक घरानों की बात कर रहे हैं शायद आप, तो आपको पता होगा जितने भी ये अंबानी बंधु हैं, ये व्यापारिक हैं, क्या इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई? यहाँ पर जन लोकपाल के दायरे में, मेरी बात सुनिए सर, आप अनेक मुद्दे आप दे सकते हैं और हजारों मुद्दे, उसके बाद भी एक और मुद्दा आ जाएगा। अनेक मुद्दे नहीं है, कारपोरेट को जन लोकपाल के दायरे में लाने वाली बात है, क्यों नहीं आया ये? अरे मैं कह रहा हूं, जब कारपोरेट को नहीं अगर लाया गया है, उसके बावजूद भी लोकपाल को पास नहीं होने दिया जा रहा है। सुनिए आप पहले, बावजूद नहीं है, क्यों नहीं लेकर के आए? नहीं, वो भी लाया जाएगा, जरूरत पड़ेगी। मंशा ये मंशा जाहिर करती है यहाँ पर। यानी कि फिलहाल जरूरत नहीं है, यानी कि फिलहाल जरूरत नहीं है। आपने कहा जरूरत पड़ेगी, तो फिलहाल जरूरत नहीं है। मैं ये कहना फिलहाल जरूरत नहीं है। आप बात सुन लेना पहले, उत्तर ले लें। मैंने ये कहा जो लोकपाल अरविंद जी पास करना चाहते थे दिल्ली के अंदर, उसको नहीं पास होने दिया गया। ये क्या बात कह रहे हैं आप श्याम जी? आप अगर नियम कायदे को फॉलो नहीं करेंगे और दूसरे के गले में घंटी बांध देंगे तो उस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? नियम कौन सा? जनता के हित के आप लिए। तो खैर किसी नियम कायदे कानून को मानते ही नहीं है। केजरीवाल खुद कहते हैं कि कानून मानते ही नहीं है। मुख्यमंत्री होते हुए धरने पर बैठ गए, वो खुद कहते हैं कि मैं राजा। जरूरी था धरने पर बैठना? दिल्ली की पुलिस बिल्कुल अत्याचार कर रही है, रेडी पटरी वालों को लूट रही है, खोमचे वालों को मार रही है, मोटरसाइकिल को रोक रोक के 200 की वसूली कर रही है, ट्रैफिक वाले लूट रहे हैं, घर बनते जाकर पैसा वसूल करते हैं। तो मुख्यमंत्री यदि इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल बैठ गए तो उनका गुनाह हो गया, और आप लोग मुंह बंद करके बैठे हो तो आप बहुत बड़े ईमानदार हो। आप मुख्यमंत्री के तौर पर रह के चीजों को सुधारने की कोशिश तो करते हैं। कैसे करें? हमारी टांग भाजपा खींचती है, हमारी टांग कांग्रेस खींचती है, हमारी टांग हाथी वाले खींचते हैं, साइकिल वाले खींचते हैं, सारे खींचने वाले लगे। अरविंद केजरीवाल देश का सच्चा और अच्छा सेवक, ये लड़ना चाहता है, सारे लोग मिलकर उसको डुबाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में गारंटी दे रहा हूं मैं, मोदी जी की हवा बिखर जाएगी, सोनिया जी बिखर जाएंगी, कांग्रेस भाजपा दोनों एक है लेकिन दोनों चूर हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और जरूर बनेगी। चलिए लौटते हैं आपके पास। आपसे सवाल तो खैर ये भी उठेगा, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है, अगर इतने ही सही ट्रैक पर केजरीवाल साहब जा रहे हैं तो अन्ना उनसे पीछे क्यों हट गए? अन्ना को उनमें वो यकीन क्यों नहीं नजर आता जिसको अन्ना को गुरु मानते थे? आपसे लौटेंगे, बात करेंगे इस पे भी। खैर हम सीधे रुक कर लेते विजय बहादुर जी का। विजय जी, क्या दिल्ली में बीजेपी टांग खींच रही थी केजरीवाल की, काम नहीं करने दिया गया? क्या बीजेपी नहीं चाहती थी कि केजरीवाल सरकार चलाएं? सीधा आरोप लगाया आप पर।
देखिए, चैनल पर ये बहस है और जिस तरह श्याम जी उत्तेजित होकर के केवल प्रसार में कर रहे थे, जो सवाल हैं उन सवालों के उत्तर से क्यों खिसियाहट हो रही है? सवाल तो उठेंगे। कौन आपको, जब आपने एक राजनीतिक दल बनाया और राजनीतिक दल बनाकर जब यह कैसे उम्मीद करते हैं कि आप गलत भी करेंगे और विपक्ष सारा साथ रहेगा? तो सरकार तो आपने उसी कांग्रेस के भरोसे बनाई। अगर कांग्रेस का हाथ नहीं होता तो इनका झाड़ू दिल्ली में चला नहीं होता। जितने दिन भी केजरीवाल जी को ये मुख्यमंत्री बना पाए, उसी कांग्रेस के भरोसे बना पाए। तो अपने सवालों का उत्तर चाहती है तो आप उसका सामना करने की बजाय आप बाहर हो रही है। सवाल तो, अगर जन समर्थन मिला है तो अपनी समस्याओं का समाधान भी चाहेगी। आप नहीं कर पाएंगे, दूसरों पर टीका फोड़ कर निकलेंगे। जनता इतनी समझदार है, अगर तेज तेज बोलने से और केवल अपनी बात कहने से ये जनता समझ जाए तो फिर कह रही है। वो अपनी बात तो कहती है, पर जो लोगों के सवाल हैं, जो लोगों की आशंकाएं हैं उनके प्रति, उनके उत्तर पर वो उत्तर नहीं देती है। इसीलिए आप देखिए कि बहुत जल्दी उठान हुआ और लगातार दिन प्रतिदिन अगर आप देखें तो इनका क्षरण हो रहा है, इनके जन समर्थन में क्षरण हो रहा है, इनके आपसी लोग जी उन्हीं बुराइयों से जिन पर ये आलोचना करते थे उन पर हो रहा है। और ठीक आपने सवाल किया कि साजिया इल्मी ने कहा कि हम रायबरेली से नहीं लड़ेंगे, हम दिल्ली से लड़ना चाहते हैं। तो जब बिन्नी पर आरोप लगे तो साजिया इल्मी पर क्या होगा? जब होंगी दोनों पर अलग अलग उत्तर होंगे तो उत्तर तो देना पड़ेगा ना, उत्तर तेज। चलिए विजय बहादुर जी, लौटते हैं आपके पास और इस चर्चा के सिलसिले को हम श्याम जी से भी आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ राजीव से भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल तमाम उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरे में कोशिश ये है कि जमीन तैयार की जाए। मुंबई में फिलहाल वो इस समय घूम रहे हैं, जगह जगह लोगों से मिल भी रहे हैं, हालांकि तमाम आरोप इस दौरे के दौरान भी उन पर लगे हैं। श्याम जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, आपने कहा कि विरोधियों ने काम नहीं करने दिया, कांग्रेस बीजेपी ने काम नहीं करने दिया। चलिए मान लिया आपकी बात कि सियासत में है, विरोधियों ने आपकी टांग खींच ली, चलिए आपकी ही बात को हमने ऊपर रख दिया। लेकिन सर ये तो बता दीजिए कि जो आप ही की पार्टी के नेता हैं, जो आप ही की पार्टी का झंडा बुलंद करते रहे हैं, उन्हें ही पार्टी में खामियां नजर आ रही हैं, सवाल वही उठा रहे हैं। ऐसे हालात क्यों हैं? क्या यह चिंता का विषय पार्टी के लिए नहीं है? जिस आंदोलन की बुनियाद पर यह पार्टी खड़ी हुई थी, अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो क्या वो जो जन समर्थन आपको मिला था, आप उन जन आकांक्षाओं के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं? अगर चीजें गलत दिशा में जा रही हैं, क्यों आप इन सवालों से बचते हैं? आत्ममंथन की जरूरत नहीं क्या पार्टी को? अभी हम बता देंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा सर इसी बात पर कि यदि आत्ममंथन की जरूरत है तो पार्टी आत्ममंथन करने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन ये देखिए, जब भी कोई एक दल बड़ा होता है, बढ़ता चला जाता है, जिसका विकास होता है निरंतर, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ असंतोष के स्वर उठते हैं। और ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला, हम इसे सुलझा लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है इसको। और नंबर 2 मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं आज, भाजपा और कांग्रेस के साथी, क्या इनके अंदर इतनी अंतर्कलह नहीं है? क्या इनको पर उंगली नहीं उठती है? क्या इनके लोग असंतोष में नहीं है? तो इनको अपना घर संभालने दीजिए, पहले अपना घर संभाले, हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अगर ये लोग हैं तो इनसे अलग हट करके ही तो आपको लाया गया था दिल्ली में। यही तो लोगों ने ये अपना विश्वास आप में व्यक्त किया था। आप लोग यही तो आपसे चाहते थे कि ये जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, जो जिनमें वो सलाहियत नहीं है, वो आप में होनी चाहिए। इसीलिए तो आपको दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दिया था, इसीलिए तो आपके साथ में इतना जन समर्थन जुड़ा हुआ है। आप इनसे कंपेरिजन कैसे करने लगते हैं? बिल्कुल सर, कंपेरिजन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये लोग बार बार, यदि आम आदमी पार्टी कोई भी कदम उठाए तो इनके पेट में जरूर दर्द होता है। ये लोग जरूर उसको मतलब हमला करेंगे, अरविंद जी पे हमला करेंगे। कौन सा महान कदम आम आदमी पार्टी उठा रही है? सर महान कदम उठा दिया अरविंद जी ने। आरोप लगने की बात है तो खालिद परवेज का एग्जांपल आपके मैं आपको बता रहा हूं ना। पैसे की बात है, चंदे की बात है तो फोर्ड फाउंडेशन का जिक्र बार बार आता है। आप एक सवाल का जवाब देते बनता नहीं है, मैं पूरा जवाब दे रहा हूं। आप टाल जाते हैं। मैं दोनों का जवाब दे रहा हूं। कौन सा महान काम कर रहे हैं? दोनों का जवाब दे रहा हूं। दोनों की जांच करवा लीजिए, जो भी गलत हो उसको आप जेल भेज दीजिए, उसको सजा दीजिए, कानून के तहत जो कार्रवाई करिए। आम आदमी पार्टी बिल्कुल खुली स्वतंत्र रूप से कहना चाहती है, ऐसा नहीं है। आप ये भी कह रहे हैं कि हम कानून की मर्यादाओं का ख्याल रखते हैं, हम संविधान की मर्यादाओं का ख्याल रखते हैं। आपकी पार्टी की वेबसाइट पर पीओके को भारत के नक्शे में नहीं दिखाया गया, वो वेबसाइट से नक्शा हटा कि नहीं हटा? आपको देश की सीमाओं का ही भान नहीं और आप देश की नुमाइंदगी करने की बात कर रहे हैं। आप हमारी साइड की बात मत करिए। भारत के नक्शे में कई बार गायब कर दिया जाता है कश्मीर को, कई बार चाइना के नक्शे में गायब कर दिया जाता है। भारत सरकार कुछ नहीं बोलती है। यदि भूल चूक से ऐसा हो गया तो उसको सुधार लिया जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पार्टी के नेता कहते हैं कि वहां पर प्लेबिसाइट करवा लीजिए और जाते हैं तो जाएं। क्यों विरोध हुआ? क्यों जवाब देते नहीं बनता मुद्दों पर?
जब सोच की बात, विचारधारा की बात, नीति की बात आती है तो आप केवल इधर उधर की बातें करते हैं, आपके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। बिल्कुल सबसे सही बात तो यह है कि आम आदमी के पास में कोई विजन नहीं है। आंतरिक नीतियों को लेकर के इनके पास कोई विजन नहीं है, आर्थिक नीतियों को लेकर के इनके पास कोई विजन नहीं है, विदेश नीति को लेकर के इनके पास कोई विजन नहीं है, सुरक्षा को लेकर के, आंतरिक सुरक्षा और जो सीमाओं की सुरक्षा है उसको लेकर के इनके पास में कोई विजन नहीं है। ये सब केवल एक अराजकता के बल पर ये पूरे देश पर काबिज होना चाहते हैं। तस्वीर आज राजीव मुंबई में भी दिखाई दे रही है। अपने दर्शकों को हम बताएं कि 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। वो तस्वीरें हम छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे और शाम जी से सवाल करेंगे, जो ये कह रहे हैं कि हम नियम कायदों का पूरा सम्मान करते हैं। सवाल उठ रहे हैं इस दौरे के दौरान, जिस तरीके से कानून वहां पर तोड़ा गया, सवाल वहां पर उठे हैं, वो भी उस पर भी बात करेंगे। और इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि जयकांत मिश्रा अन्ना समर्थक, जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल एक दौरान इनके साथ भी रहकर काम किया था जब अन्ना के आंदोलन से जुड़े हुए थे लोग, लेकिन आज रास्ते अलग हैं। उनसे भी हम उनका भी नजरिया जानेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, आम आदमी पार्टी में आज जो कुछ हो रहा है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद